हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको मिलने जा रहा है उत्तराखंड स्पेशल का लेक्चर नंबर 2। आपको ऑलरेडी उत्तराखंड का एक लेक्चर दिया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। वीडियोस में लेक्चर पड़ा हुआ है, इंश्योर सिविल सर्विसेज के वीडियोज़ में आप जाइए, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड PCS प्री की डेट अब फिक्स हो चुकी है। उत्तराखंड PCS प्री की डेट है 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड PCS प्री का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग एकदम सही तरीके से लग जाइए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश PCS प्री दे रहे हैं, बिहार PCS प्री दे रहे हैं, तो उसके लिए भी यूपी स्पेशल का लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। 8 लेक्चर पूरी सीरीज़ चलाई गई थी जिसमें 8 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। हो सकता है 1-2 लेक्चर और यूपी स्पेशल के मिले। साथ ही साथ बिहार स्पेशल का भी 1 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। दूसरा लेक्चर भी जल्द ही आपको दे दिया जाएगा बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में सिर्फ 2 लेक्चर होंगे, उत्तराखंड में 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हो सकते हैं। और ये लेक्चर आज का जो है, आज इसको आप पढ़ लेंगे तो उत्तराखंड का लगभग आप समझ लीजिए कि 60% पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड स्पेशल का 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी 2 फरवरी से प्रियांशु सर लाइव रहने वाले हैं, 2 फरवरी से, इसलिए आप लोग एकदम रेडी रहिए। उत्तराखंड स्पेशल कंप्लीट कर लीजिए, बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लीजिए, साथ ही साथ यूपी स्पेशल भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपको GSC पढ़ना रह जाएगा, उसको ज़रूर पढ़िए। उत्तराखंड में ज़्यादातर क्वेश्चन यूके स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिए कि यूपी स्पेसिफिक जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए अगर आपको उत्तराखंड PCS निकालना है प्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप यूपी का मेंस दे रहे हैं, यूपी PCS मेंस जो 23 से 27 मार्च तक होने वाला है, उसका मेंस दे रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पर्वतराज हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह प्राचीन काल से ही देवगढ़, ऋषि मुनि आदि का निवास स्थल एवं तपोभूमि रहा है। इस स्थल को पुराणों में मानस, केदारखंड एवं कुर्मांचल नाम दिया गया है और वर्तमान समय में जो उत्तराखंड है उसका नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल कब पड़ा? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, तब इसका नाम था उत्तरांचल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तब उत्तराखंड का भाग था, उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को कट करके बनाया गया उत्तरांचल। ठीक, फिर उसके बाद उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया उत्तराखंड। 1 जनवरी 2007 से लागू हो गया। ओके, ठीक है, तो ये तो वर्तमान परिदृश्य रहा। पहले इसको, जैसे कि पुराणों में यहाँ पर लिखा है, पुराणों में मानस, केदारखंड एवं कुर्मांचल नाम दिया गया है। प्राचीन काल से ही देवगढ़, ऋषि मुनि आदि का निवास स्थल एवं तपोभूमि रहा है उत्तराखंड। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1815 में उत्तराखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। सन 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि हुई और सन 1901 में जब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध बना तो उत्तराखंड क्षेत्र को उसी में मिला दिया गया। ये देखिए, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। अभी हम बता रहे हैं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के रखा गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत का नाम बदल के रखा गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में उस वक्त उत्तरांचल उत्तराखंड भी था। ओके, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। ये चीज़ बहुत एकदम केयरफुल होके ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में हम देखते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था। पिछला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। भारत के मैप में देखते हैं, जैसे ये देखिए, ये हिंदकुश पर्वत की यहाँ रेंज है, और इधर ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद यहाँ शुरू होता है ये
ग्रेट हिमालय, महान हिमालय बोला जाता है, इधर महान हिमालय बोला जाता है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय होता है, फिर उसके बाद नीचे वाला शिवालिक, ठीक है। तो पहले ये है ग्रेट हिमालय जो उत्तराखंड से होते हुए जाता है, नंदा देवी, अभी हम आगे सब देखते हैं। फिर ये मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद ये एकदम नीचे वाला क्षेत्र आता है। जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे उस वक्त हमने बताया था कि शिवालिक फुट हिल्स, इधर नीचे शिवालिक फुट हिल्स है। ये देखिए यमुना गंगा दिखाई दे रही। इस मैप में आपको नहीं सही लग रहा है तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, देखिए उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है पूरा। ये नंदा देवी यहाँ पर दिख रहा है, कामेट यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो है कि ग्रेट हिमालय, फिर ये मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक श्रेणी आपको दिख रही है, ठीक है। ये शिवालिक श्रेणी, और यही उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर शिवालिक फुटहिल्स है क्षेत्र नीचे वाला, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें देखते हैं, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, फिर ये मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक श्रेणी, ये देखिए शिवालिक श्रेणी, फिर ये ऐसे चला जाता है यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो जियोग्राफी का लेक्चर जाकर देख लीजिए, 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर, उसको देख लीजिए, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर बताया गया है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया कि आप कन्फ्यूज हो जाएं, बस उतना बताया गया कि धीरे, उतना मतलब दिमाग में आप रख सकें अपने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रदेश का यानी उत्तराखंड का 88%, 88% भूभाग पहाड़ी है। भूगर्भ की संरचना, नदी घाटियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, धरातल विन्यास की विविधता, पर्वत शिखरों की छटा, बर्फीले दर्रों और ग्लेशियरों आदि ने इसके प्राकृतिक भूदृश्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की है। उत्तराखंड को स्पष्ट रूप से 3 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है। यही 3 प्राकृतिक भाग जो आपको अभी तक हम दिखा रहे थे। एक हो गया महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक तथा दून की पहाड़ियाँ, ठीक है, ओके। अब महान हिमालय में देखते हैं। इस प्राकृतिक उपभाग को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतीय भाग लगभग 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं 4800 से 6000 मीटर ऊंची हैं। 4800 से 6000 मीटर ऊंची हैं। अब देखिए मैप में बता रहे हैं कि 4800 से 6000 मीटर ऊंची है। अब ये आगे बढ़ता चला आता है, नंदा देवी इधर, तो यहाँ पर नेपाल में जो है कि माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 है ना, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4800 से 6000 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पर, ये यहाँ पर उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय की, ठीक है। तो कितना है, 4800 से 6000 मीटर ऊंची है। इस भाग में अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं, हिमनद मतलब ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप भागीरथी, अलकनंदा और यमुना आदि नदियों के उद्गम स्थल यहाँ पर स्थित हैं, ओके। हिमालय के इस भाग की मिट्टी तलछट की चट्टानों से निर्मित है, जो अनेक स्थानों पर कट छँट कर घाटियों के रूप में परिणत हो गई है। इस भाग में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां हैं नंदा देवी, कामेत, बंदरपुंछ, माड़ा, नंदा देवी पूर्वी, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, पंचचूली, नंदाकोट, बद्रीनाथ आदि। ये सब पर्वत चोटियां कहाँ पर स्थित हैं, उत्तराखंड में, ओके। इसके अतिरिक्त केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और प्रमुख हिमनद हैं, आदि प्रमुख हिमनद इसमें हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद इसी में है, और यहीं से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। अभी हम नदियों के बारे में भी आगे देखेंगे। जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। यह भूभाग जलवायु की दृष्टि से सबसे ठंडा स्थान है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थित चोटियाँ सदा हिमाच्छादित रहती हैं। महान हिमालय का भाग अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, जो अनेक पंखाकार आकृति वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हम लोग महान हिमालय देख रहे हैं, उसकी पर्वत चोटियों के बारे में देख लिया हमने, ये भी देख लिया कि इसमें यहाँ पर प्रमुख हिमनद है जहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य हिमालय पे, उसके नीचे, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय। यहाँ पर क्या है, हिमालय के पर्वतीय भाग का यह क्षेत्र महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल आदि जिले आते हैं। इसीलिए आप पहला लेक्चर देखिए तो आपको जिलों के बारे में पता चल जाएगा कौन कौन सा जिला कहाँ पर है, ओके। उसके साथ साथ हम आगे मैप में फिर दिखा देंगे।
इस उपभाग में पर्वत श्रेणियाँ सामान्यतः 3000 से 4000 मीटर तक ऊंची हैं, सामान्यतः इतनी ऊंची हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था, 4500 से 6000 मीटर ऊंची, जो प्रमुख श्रेणी के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत हैं। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य कहीं कहीं पर घाटियाँ स्थित हैं। मध्य हिमालय भूसंरचना की दृष्टि से काफ़ी नवीन भाग है, जिसमें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें विद्यमान हैं। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये अवसादी चट्टानें लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समतल मैदान के रूप में दिखाई देती हैं। जलवायु की दृष्टि से मध्य हिमालय उपभाग में शीत ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है, परिणाम स्वरूप बर्फ़ भी गिरती है, जबकि ग्रीष्मकाल में मौसम सुहावना रहता है, ठीक है। इस ऋतु में औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुलाई में ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जिसकी मात्रा 150-150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस कारण वर्षा ऋतु में यहाँ की नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ओके, मध्य हिमालय के लगभग सभी भागों में ग्रीष्मकाल में पर्यटकों का आवागमन होता रहता है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में यहाँ का मौसम देश के मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है। लगभग संपूर्ण मध्य हिमालय का 50% भाग वनों से आच्छादित है। मतलब संपूर्ण मध्य हिमालय का कितना प्रतिशत, 50% वनों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में चीड़, फर, देवदार, साल आदि के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इन वनों वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर आदि बनाने में काम आती है। तो मध्य हिमालय के बारे में आपने देख लिया, कौन कौन से ज़िले आते हैं, कितनी ऊंचाई है और किस प्रकार के वहाँ पर कैसे तापमान होता है। ऋतुओं की भी बात हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं शिवालिक तथा दून की पहाड़ियाँ। अब हमने सबसे पहले महान हिमालय देखा, फिर मध्य हिमालय, अब शिवालिक तथा दून की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के इस भाग को पाद श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं तथा अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई वाली हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ काफ़ी संकरी और नीचे की तरफ फैली हुई हैं। प्रमुख रूप से ये पहाड़ियाँ भी हिमालय पर्वत के समानांतर ही फैली हुई हैं। शिवालिक के क्षेत्र में दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और देहरादून जिलों के भाग आते हैं। शिवालिक के क्षेत्र में दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और देहरादून जिलों के भाग आते हैं, जो 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आप एक बार पहला लेक्चर देखिएगा, अभी हम मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या, मध्यवर्ती नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून। मैप अगर मिल जाए यहाँ पर, मैप किधर है, रुक जाइए, चलिए मैप दिखाते हैं आपको हम। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर आपको मैप दिखा देंगे फिर से। तो कौन कौन से, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और देहरादून जिलों के भाग आते हैं, जो 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। भू संरचना की दृष्टि से ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत से काफ़ी अलग हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में कम ऊंची पहाड़ियाँ और लघु हिमालय के मध्य कई चपटी घाटियाँ स्थित हैं। इन घाटियों को दून के नाम से पुकारा जाता है। दून के नाम से, दून याद रखिएगा, दून के नाम से। इसी नाम पे तो देहरादून हो गया। ठीक है, 25 से 35 किलोमीटर चौड़ाई एवं 350 से 750 मीटर ऊंचाई में फैली देहरादून जिले की यह घाटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस घाटी के आसपास कोटा दून, पाटली दून, कोठारी दून, किरियाना दून आदि घाटियां भी स्थित है। शिवालिक तथा दून की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु हिमालय के पर्वतीय भाग की अपेक्षा गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु हिमालय के पर्वतीय भाग की अपेक्षा गर्म होती है। इस ऋतु में तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस रहता है। परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में हिमपात के रूप में थोड़ी सी वर्षा भी होती है। इस भाग में वर्षा सामान्यतः वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा की मात्रा 150 से 220 सेंटीमीटर तक रहती है। शिवालिक क्षेत्र में स्थित मसूरी, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल,
मसूरी, रानीखेत, चकराता, नैनीताल आदि भागों में ग्रीष्म ऋतु में मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, अतः मैदानी भागों में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस भाग में प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, जहाँ शीशम, आंवला, साल, चीड़, देवदार, बांस, ओक, बर्च आदि के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आपको लगभग चीज़ें पता हो गई होंगी किस प्रकार की संरचना है उत्तराखंड की। ओके, तो आपने देख लिया कि उत्तराखंड की संरचना मध्य हिमालय, हमने सबसे पहले देखा कि ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी या फिर एकदम नीचे वाला जो पार्ट है वो दून की पहाड़ियों के बारे में भी देख लिया। साथ ही साथ मसूरी, रानीखेत, चकराता और नैनीताल के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें लग रहा है कि इसको 2 पार्ट में रखना होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से उत्तरांचल पहले नाम था तो उत्तराखंड किया गया, उसके पहले क्या स्थिति थी, वो सब हमने आपको बताया। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये जो आपको अभी हम दिखाए हैं यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। उत्तराखंड PCS प्री के एग्ज़ाम में मुख्य रूप से उत्तराखंड स्पेसिफिक पूछा जाता है, इसलिए उत्तराखंड पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ओके, कुछ उत्तराखंड की मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की मिट्टी को वन की और पहाड़ी मिट्टी कहा जाता है। सारे उत्तराखंड प्रदेश का 88% 88% भाग जो है पर्वतीय है, शेष 12% भूभाग समतल है। वन की और पहाड़ी मिट्टी इसके अंतर्गत हिमालय के अधोभाग के उप पर्वतीय भूखंड में पाई जाने वाली मिट्टी आती है। उत्तरी पहाड़ी संभाग की मिट्टी सामान्यतः छिछली और अपरिपक्व है तथा बनावट एवं गहराई में इसमें भिन्नता है। इसे 4 स्पष्ट किस्मों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर 88% जो है पूरा क्षेत्र उत्तराखंड का जो है कि पर्वतीय है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से खेती वहाँ पर हो सकती है। 88% तक क्षेत्र जो पर्वतीय है, तो वहाँ पर सिंचाई के अच्छी व्यवस्था अगर ना हो, अगर स्प्रिंकलर सिंचाई आज की डेट में जो अपडेटेड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर वहाँ पर नहीं होगा तो खेती कैसे होगी। वैसे भी सीढ़ी नुमा कुछ क्षेत्रों में खेती होती है। जब हम लोग एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको। मिट्टी का देखते हैं। 4 प्रकार की मिट्टियाँ मुख्य रूप से हैं। लाल दोमट, वन की भूरी मिट्टी, भस्मी मिट्टी, चरागाह की मिट्टी। लाल दोमट क्या है? इस किस्म की मिट्टी अधिकतर निम्नतर पहाड़ों की ढालों या पर्वतों किनारे किनारे पाई जाती है। आप देखे होंगे बरसात होती है तो किनारों पे आकर ऐसी ही मिट्टियाँ जमती हैं। दूसरी है वन की भूरी मिट्टी। इस किस्म की मिट्टी उत्तराखंड के विस्तृत भाग में पाई जाती है, ज़्यादा भाग में है। और भस्मी मिट्टी, यह कम ढालू स्थानों पर मिट्टी के नीचे तथा पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों के अंचलों में उप उष्णदेशी तथा समशीतोष्ण संभागों दोनों के ही छायादार स्थानों में पाई जाती है। चौथी है चारागाह की मिट्टी। चारागाह की मिट्टी यह जलधाराओं के निकट पाई जाती है। उप पर्वतीय भूखंड में यह मिट्टी हिमालय से आती है और पथरीली तथा छिछली होती है। इसमें मटियार दोमट से लेकर बलुई दोमट तक मिट्टी पाई जाती है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है, 3, 4, 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से हैं? चारागाह की मिट्टी की बात हो रही। मटियार दोमट, अत्यधिक चूनेदार मिट्टी, कम चूनेदार, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। मटियार दोमट क्या है? जो बहुत कम चूनेदार होती है। इसमें जैव पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, सतह पर इसका रंग भूरा होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक चूनेदार दोमट होती है, एक कम चूनेदार और एक गैर चूनेदार दोमट। और बलुई दोमट जो है जिसका रंग भूरा से लेकर लाल भूरा तक होता है। अत्यधिक अंतःस्रावी होने के कारण इसमें सूखे की स्थिति आ सकती है। ठीक है, आपको यहाँ तक के उत्तराखंड के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे हम लोग उत्तराखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में वन जो है कि वन और उसके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और तब तक आप लोग पहला लेक्चर भी कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।